ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो आपका मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है उसी के पार्ट में यहाँ पे मॉडल पेपर 6 पे हम पार्ट 3 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन को, कंप्यूट द एरिया ऑफ सर्किल रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखो कह रहे हैं कि जो है ना एरिया कैलकुलेट करना है किसी सर्किल का जिसकी रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर है। इन विच लेवल ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन वुड यू प्लेस इन दिस क्वेश्चन। देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, आप इस पर्सन को संज्ञात्मक क्षेत्र के किस स्तर पर रखेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ अप्लाई कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। तो आप जैसे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो आपके संज्ञात्मक किस क्षेत्र में रखा जाएगा, यहाँ पे अप्लाइंग के क्षेत्र में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर करना। ठीक है, तो इस पे हिंदी में पढ़ेंगे तो आवेदन करना, अप्लाई करना है ना, अप्लाई में रखा जाएगा। अप्लाई कर रहे हैं हम कोई ना कोई, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, देखो नेक्स्ट ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो आपकी किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। तो देखो ध्यान रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका एक ऑडियो विजुअल, देखो ऑडियो विजुअल टू वे, इसका मतलब होता है जब आपने देखो ना वीडियो कॉलिंग आप करते हो, जैसे व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हो या फिर एक कोई मीटिंग कंडक्ट करते हो वीडियो कॉलिंग द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है आपका क्या होता है, ऑडियो भी आता है वीडियो भी आता है। ठीक है, तो इसमें ऑडियो विजिबल मतलब क्या होता है, ऑडियो वीडियो दोनों आता है और टू वे कम्युनिकेशन चलता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो किस टाइप कम्युनिकेशन है, ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एएलयू ऑफ कंप्यूटर रेस्पोंड। देखो देख ये कह रहा है एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर रेस्पॉन्स टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। देखो कह रहे हैं कि जो आपकी एएलयू, जो आपके कोई भी जो एएलयू क्या करता है, आपके किसी भी टाइप के मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एएलयू के द्वारा टास्क परफॉर्म की जाती है। तो ये कैसे करता है, ये कैसे रेस्पॉन्स करता है, तो ये कह रहा है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, इंटरनल मेमोरी या कैश मेमोरी। डायरेक्ट जो कंट्रोल सेक्शन के द्वारा जो डेटा इसको प्रोवाइड किया जाता है उसके बेस्ड पे ये क्या करता है, ये आपके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल सेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसी वाज यूज्ड टू इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो कह रहा है कि आपके जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो आईसी चिप का यूज किया गया था। तो देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन क्या होता भाई, आपके वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। सेकंड जनरेशन किसका यूज होता, ट्रांजिस्टर का। और थर्ड जनरेशन किसका यूज होता, आईसी का। तो देखो यहाँ पे आईसी का लेवल क्या था, उसके बाद फोर्थ जनरेशन क्या अगर बात करें तो वीएलएसआई का आ गया था आपके। ठीक है, अच्छा तो देखो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे थी तो आईसी, लेकिन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ सर्किट्स बढ़ गए थे। ठीक है, जो आपकी प्लेट्स आती है उसके ऊपर नंबर ऑफ सर्किट की संख्या बढ़ गई थी थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो आपकी थर्ड जनरेशन जो आप जो कंप्यूटर था उसमें जो आईसी होती थी उसमें आपके किस टाइप की आईसी होती थी। तो देखो ध्यान रखना, एक तो आपकी होती थी एसएसआई और एक होती थी एमएसआई। मतलब होता है देखो स्मॉल, देखो एसएसआई मतलब तो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो साथ में सेकंड आपके मीडियम, साथ में सेकंड है मीडियम स्केल। देखो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तो आपके दो टाइप के आईसी का यूज किया जाता था, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो आईसी यूज हुई थी उसमें स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज किया गया था। ओके, नेक्स्ट समझो यहाँ पे देखो द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी, ये कह रहा है मेमोरी मतलब यहाँ पे कह रहा है रैम की बात कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन मेमोरी मतलब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, रैम की बात कर रहा है। और स्टोरेज की मतलब किसकी बात कर रहा है, आपके हार्ड डिस्क की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन से समझो यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज दैट द मेमोरी इज, देखो मेमोरी क्या होती है टेम्परेरी और आपकी स्टोरेज क्या होती है परमानेंट। तो देखो ध्यान रखना, मेमोरी तो आपकी क्या होती है टेम्परेरी और स्टोरेज क्या होता है आपका परमानेंट। आपने देखा होगा ना, जैसे रैम है तो रैम क्या है, वोलेटाइल नेचर की होती है। इसका मतलब है उसका डेटा तब तक रिटेन रहेगा जब तक आपके पावर ऑन रहेगी, जैसे पावर ऑफ उसका डेटा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये तो आपकी टेम्परेरी है और आपका जो स्टोरेज होता है क्या है, परमानेंट है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका क्या काम होता है, देखो समझो यहाँ पे, देखो सॉफ्टवेयर क्या काम होता है। सॉफ्टवेयर मतलब होता है सेट्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं, सेट्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सेट्स ऑफ प्रोग्राम मतलब क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन का समूह होते हैं। क्या यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन का समूह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का समूह होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समूह का काम क्या होता है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन समूह काम क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है उसको ऑपरेट करता है। देखो
कंप्यूटर आपका दो यहाँ पे टास्क से मिलकर बनता है। एक आपका सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होता है, दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। अब देखो यहाँ पे जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है कंप्यूटर में, तो हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। तो आपके सॉफ्टवेयर को भी दो कैटेगरी में रखा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आपके क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखो यहाँ पे जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब जो सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। उसके अलावा जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनते हैं सारे क्या बनते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखो अब यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो आप कंप्यूटर क्या करता है, वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्टिवेट करता है और उन्हें वो हार्डवेयर कंपोनेंट को काम करने के लिए यहाँ पे टास्क परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो उसका मतलब हार्डवेयर कंपोनेंट का संचालित करता है कौन, सॉफ्टवेयर। आप पढ़ो देखो, एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। एनहेंस क्यों करेगा भाई, एनहेंस करने मतलब है कि ऑलरेडी भाई हार्डवेयर मशीन काम कर रही है, हमने उसके साथ सॉफ्टवेयर अटैच कर दिया तो और अच्छे से काम करने लग जाएगी। नहीं, ध्यान रखना हार्डवेयर मशीन काम ही नहीं करेगी जब तक आपका सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्यों भाई इंक्रीज क्यों करेगा, तो सॉफ्टवेयर इंक्रीज नहीं करता भाई, सॉफ्टवेयर तो आपके जो सीपीयू होता है उसको संचालित करता है, इंक्रीज थोड़ी करता है। ये बोथ है वो भी नन ऑफ दिस, तो यार राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना सॉफ्टवेयर के बारे में आपसे पूछा गया तो आपको ध्यान रखना सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने आंसर क्या दिया होगा, बोथ ए एंड बी। नहीं, ध्यान रखना सॉफ्टवेयर आपके संचालित करता है, हार्डवेयर पार्ट को एक्टिवेट करता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर पार्ट से आप काम करवाता है सॉफ्टवेयर। ओके, देखो नेक्स्ट यहाँ पे विच इज द रिलेटिव एड्रेस, ये कह रहा है रिलेटिव एड्रेस कौन सा है। ठीक है, आप देखो समझो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेल की बात कर रहे हैं, आपके एक्सेल में आपके जो एड्रेस होते हैं रिलेटिव और एब्सोल्यूट एड्रेस होते हैं। तो देखो जो मैंने A6 लिख रखा है इसका मतलब है कि बिना डॉलर के, देखो बिना डॉलर के, तो यहाँ पे जो विदाउट डॉलर जो सिंबल होता है, जो विदाउट डॉलर सिंबल के जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस को, उसे हम उस टाइप का एड्रेस क्या कहते हैं, उस टाइप कहते हैं हम रिलेटिव एड्रेस। क्या कहते हैं, रिलेटिव। तो यहाँ पे हम एड्रेस क्या कहते हैं, रिलेटिव एड्रेस कहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे आपके बिना किसी, देखो बिना आपके डॉलर सिंबल के यूज किए हुए एड्रेस को रिप्रेजेंट करना रिलेटिव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A6 हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, देखो व्हाट इज द मोशन पाथ इज पावर पॉइंट। देखो ये कह रहा है मोशन पाथ पावर पॉइंट क्या काम करता है, मोशन पाथ का काम होता है भाई, मूवमेंट के लिए काम करता है, मूविंग आइटम के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे आप मोशन पाथ लगाते हो ना, कोई भी मूविंग आइटम होता है, जैसे सपोज करो कि आपको बाइक को मूव करवानी है, कार को मूव करवानी है, कुछ भी कोई भी मूविंग आइटम उसको आपको मूव करवा के दिखाना है पावर पॉइंट स्लाइड में, तो क्या होता है, मोशन का यूज करते हैं। तो अब क्या होता है, मेथड ऑफ मूविंग आइटम, मूविंग आइटम के लिए एक मेथड होता है, आपका क्या होता है, मोशन पाथ मूविंग आइटम के लिए एक मेथड होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप क्या होता है, मूविंग आइटम के लिए एक आपका क्या होता है, ये मूविंग आइटम के लिए एक मेथड बना होता है। ठीक है, अच्छा देखो डॉक्यूमेंटेशन शुड इंक्लूड, देखो डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंक्लूड किया जाता है, तो देखो समझो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपके बनते हैं उसमें इंक्लूड क्या किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है डेस्टिनेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा, भाई डेस्टिनेशन एंड यूजर ऑफ द आउटपुट डेटा, सही बात है भाई, डेस्टिनेशन और यूजर का जो आउटपुट डेटा है उसको रखा जाता है। सोर्स ऑफ द इनपुट डेटा का सोर्स है उसको रखा जाता है। इन्फॉर्मेशन द पर्पज ऑफ द वर्क बुक, तो ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन द पर्पज ऑफ द वर्क बुक, सही बात है। तो जो आपका डॉक्यूमेंट तैयार होता है सारी चीज को इंक्लूड करता है, क्या करता है, सभी चीज को इंक्लूड करता है। डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड, ये कह रहे हैं जो सिलेक्टेड डिजाइन जो टेम्पलेट होता है वो किस पे अप्लाइड किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना सभी स्लाइड पे, आपके जो सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट होता है वो सभी स्लाइड पे अप्लाइड होता है। ठीक है, तो आप करते हो ना पावर पॉइंट में जो सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट आप सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है, वो सारी की सारी जो स्लाइड होते हैं उन पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच कमांड विल बी चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम इनटू डेटा, कॉलम ऑफ द डेटा इनटू रो, ये कह रहे हैं कि आपके जो कॉलम डेटा उसको रो में कन्वर्ट कौन कमांड करती है, ये कहता है कट एंड पेस्ट, नहीं कट के पेस्ट नहीं होते यहाँ पे क्या होता है, एडिट पेस्ट स्पेशल और आपके ट्रांसपोज, तो ध्यान रखना बी इज द राइट आंसर। क्या होता है, एडिट पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। देखो नेक्स्ट कह रहा है हाउ मैनी यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1 कैन बी मेड विद 5 बाइनरी डिजिट, देखो ध्यान रखना 0 और 1 के यूनिक कॉम्बिनेशन से आपके जो 5 बाइनरी डिजिट्स होती है उसके द्वारा कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो समझो अगर बात करूं 1 2 3 4 5, इसका मतलब है कि यहाँ पे 0 और 1 का कॉम्बिनेशन लेना है, तो देखो सबसे पहले मैं सारे 0 ले सकता हूँ। देखो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया, इस टाइप से लास्ट में क्या होगा, लास्ट में होगा 1 1 1 1 1, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास
5 बाइनरी डिजिट्स हैं और वो 0 1 है, तो 2 की पावर 5, इसका मतलब है 32 सिंबल को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 32 यूनिक कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप द सुपर कंप्यूटर परंथम। देखो जो सुपर कंप्यूटर जो पैराथम बना था, तो उसको कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट ने बनाया था, तो आपको ध्यान रखना है जो सीडैक जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट है उसने सुपर कंप्यूटर पैराथम को डेवलप किया था। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट अबाउट द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। देख रहा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में सही नहीं है, उसके बारे में पूछा है। तो देखो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर को यूज होना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें साइज थोड़ी कम हो गई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में साइज इसकी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, जो कि क्या होता बहुत ज्यादा हीट जनरेट करता था, और साथ में क्या होता था उसको कूल करने के लिए यहाँ पे एयर कंडीशन रूम की रिक्वायरमेंट होती थी। उसकी साइज भी बहुत बड़ी होती थी, एक रूम के बराबर क्या होता था, कंप्यूटर होता था। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन। अब देखो सेकंड जनरेशन को आपको कंपेयर करवा रहा है फर्स्ट जनरेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, गलत है, इसका मतलब रॉन्ग के बारे में पूछा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। दे वर स्मॉलर इन साइज एज द कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। बिल्कुल सही बात है, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की साइज, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उससे उनकी साइज थोड़ी, मतलब उनकी साइज क्या थी, स्मॉल थी, कम थी। बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड बेटर स्पीड, कुड कैलकुलेट डेटा इन माइक्रोसेकंड। ये भी सही बात है कि आपकी अच्छी स्पीड देते थे, जो कि कैलकुलेट करने के लिए, जो आपके स्पीड अच्छी देते थे कैलकुलेट करने के लिए डेटा इन माइक्रोसेकंड। ठीक है, सही बात है ये। दे वर यूज टू मोर एनर्जी एंड बिकम हीटेड। ठीक है, नहीं, अगर ये बात करें तो ऐसा नहीं होता था। दे ऐसा वो एनर्जी को ज़्यादा यूज नहीं करते थे, एनर्जी कम यूज करते थे, और हीट भी क्या होते थे, कम होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज हो गया था, तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉम्पोनेंट ऑफ ए एक्सपर्ट सिस्टम इज। देखो जो एक्सपर्ट सिस्टम का जो कॉम्पोनेंट होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन, यूजर इंटरफेस और ऑल ऑफ द। देखो ध्यान रखना, जो आपके एक्सपर्ट सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो नॉलेज बेस होता है। तो ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या होगा, नॉलेज बेस होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ लर्निंग एल्गोरिथम फॉर फेसिंग आइडेंटिटी फॉर फेसिंग एक्सप्रेशन। अच्छा, ये कह रहा है कि जो फेसिंग आइडेंटिटी, मतलब फेस को आइडेंटिफाई करना फेसिंग एक्सप्रेशन से, आपकी कौन सी टेक्निक कहलाती है। तो देखो ध्यान रखना, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न, जो आपके पैटर्न रिकॉग्नाइजिंग होता है वो आपकी क्या होती है, फेस को आइडेंटिफाई। देखो समझो यहाँ पे, जैसे आपके मोबाइल होता है, मोबाइल क्या होता है, अनलॉक हो जाता है फेस के थ्रू। ठीक है, तो फेस अनलॉक आपका मोबाइल में ऑप्शन आता है, तो वो करता क्या है, वो एक्चुअली क्या करता है कि वो ऑलरेडी अपने डेटाबेस में पैटर्न को स्टोर करता है और उस पैटर्न को आपके फेस से मैच करता है। अगर आपका फेस मैच हो जाता है उस पैटर्न से, तो इसका मतलब है कि वो उस मोबाइल को अनलॉक कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉग्नाइज करता है पैटर्न को, तो ऑलरेडी जो पैटर्न उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसके बेस्ड पे आपके मोबाइल को अनलॉक करता है। तो ये आपकी सेम टेक्निक्स, वही टेक्निक्स के बारे में पूछा है यहाँ पे। ओके, देखो नेक्स्ट कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लर्निंग इन विच द लेबल टर्निंग डेटा इज यूज। देखो ध्यान रखना, लेबल टर्निंग डेटा यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपके टाइप ऑफ लर्निंग, आपकी कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग होगी जिसमें लेबल टर्निंग डेटा का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आपकी आपकी क्या होती है, सुपरवाइज लर्निंग होती है, जो आपके किसको यूज करती है, आपके लेबल टर्निंग डेटा को यूज करती है। ठीक है, तो नॉर्मल देखो आपने देखा होगा कि सपोज करो कि यहाँ पे आप किसी को सुपरवाइज करते हो। ठीक है, सुपरवाइज करते हो, इसका मतलब है कि वहाँ पे आप उनको ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग दे रहे हो उसको, उनको आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो ट्रेनिंग देते समय आप क्या हो, आप सुपरवाइज हो, तो उनको आप सुपरवाइज करो तो आप सुपरवाइज लर्निंग आपकी कहलाती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कह रहा है बीसीडी नंबर, ये कह रहा है बीसीडी आपका कोई नंबर है 4, 7 और 3। अब देखो बीसीडी नंबर को आपको किसमें, अच्छा बाइनरी नहीं पूछा है, तो देखो ध्यान रखना, आपके बीसीडी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की दो टाइप टेक्निक है, एक तो 4 बिट, एक 6 बिट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बिट्स कितने, देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे 4 बिट। देखो बीसीडी जो आपके नॉर्मली जो बीसीडी नंबर होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो प्रत्येक जो आपके डिजिट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 4 बिट बाइनरी लिखते हैं। तो 4 का 4 बिट बाइनरी क्या होगा, 0 1 0 0, ये तो 4 का होगा। 7 का क्या होगा, 0 1 1 1, ये 7 का होगा। 3 का क्या होगा, 0 0 1 और 1, ये किसका होगा, ये 7 का, ये 3 का हो गया। अब राइट आंसर मैच कर लो, तो देखो 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1, तो सी इज द राइट आंसर।
तो देखो ध्यान रखना, आपको BCD नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, प्रत्येक डिजिट को क्या करोगे, आपके बाइनरी इक्विवेलेंट 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपके डायरेक्टली बाइनरी कन्वर्जन बन जाएगा। ठीक है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए कोर डेटा टाइप इन द पाइथन लैंग्वेज। देखो अरे पाइथन लैंग्वेज का कोर डेटा टाइप नहीं है, तो देखो आपको पता होना चाहिए पाइथन लैंग्वेज के कोर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं, जैसे आपके न्यूमेरिक्स, आपके डिक्शनरी, जो आपके लिस्ट जो बनते हैं, आपका जो पूरा पूरे हिरार्की बनती है कोड डेटा टाइप की, तो वो सारे के सारे आपके पाइथन कोड डेटा टाइप है। ठीक है, अच्छा कोड डेटा टाइप नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे नोट के बारे में पूछा है, तो डिक्शनरी तो होती है भाई कोड डेटा टाइप, लिस्ट भी आपकी कोड डेटा टाइप श्रेणी में आती है। अच्छा क्लास नहीं होती, क्लास क्या होती है आपकी, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। क्या होती है, यूजर डिफाइंड, क्या होती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये आपका कोड डेटा टाइप नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा किसका पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इन दिस एक्सप्रेशन। अच्छा कह रहे हैं इसमें आपका किस टाइप का डेटा है। ओके अच्छा देखो यहाँ पे ये एक्चुअली जो आपका ये कोड है, एक्सप्रेशन है, पाइथन का है, ये पाइथन का एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्टली यहाँ पे एरे का सिंबल नहीं लगाया गया। तो देखो पाइथन क्या होता है, आपके जो एरे लिस्ट बनती है, पाइथन जो एरे लिस्ट बनती है उसको इस टाइप से बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पाइथन का एरे लिस्ट है। ठीक है, तो पाइथन में जो एरे लिस्ट बनती है वो आपके ऐसे बनती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एरे लिस्ट है पाइथन की। अच्छा व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द, अच्छा एक नंबर दिया गया है, इसका आपको किसमें पूछा है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो देखो समझो यहाँ पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। देखो जो नंबर है इसको डिवाइड किससे करो, 16 डिवाइड करो, आपका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। देखो 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो 16 3 48। ठीक है, उसके बाद क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे वापस से किस में भाग दो, 16 3 48। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 11 आपका यहाँ बच जाएगा। स्टार्टिंग में आपका 11 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। अब वापस से 16 का भाग दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। वापस से 16 का भाग दो, 0 बार भाग गया, रिमाइंडर कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। रिवर्स में लिख दो, तो यहाँ पे जो 11 है इसको हम क्या लिखते हैं भाई, 11 लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 2 1 बी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, सिर्फ आप क्या करना है कि यहाँ पे हेक्साडेसिमल में देखो आपको क्या करना है कि आपके डेसिमल में गिवन है और हेक्साडेसिमल पूछा है, तो डायरेक्टली क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 16 से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय। देखो सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय, तो इंटरप्रेटर डिटेक्ट करता है एट कंपाइल टाइम। तो देखो ए राइट आंसर है। देखो सिंटैक्स एरर आपके पता कौन लगाता है, इंटरप्रेटर लगाता है। कब लगाता है, कंपाइल टाइम लगाता है। ठीक है, तो आपके ध्यान रखना जो सिंटैक्स एरर जो चेक करता है पाइथन लैंग्वेज में, वो आपका क्या करता है, देखो पाइथन लैंग्वेज में सिंटैक्स आपके एरर चेक करता है, इंटरप्रेटर कब करता है, कंपाइल टाइम पे करता है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कह रहा है स्कैन एफ कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग। देखो स्कैन एफ किसको रीड करने का काम आता है। देखो स्कैन एफ आपको जो रीड करता है वो क्या करता है, मल्टीपल कैरेक्टर, वो करता है मल्टीपल कैरेक्टर। तो आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स को एक साथ रीड कर लेता है, तो सी इज द राइट आंसर। आपके मल्टीपल कैरेक्टर रीड करने के लिए स्कैन एफ का काम में लिया जाता है, तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड करेक्टर कांस्टेंट, ये कह रहा है वैलिड करेक्टर कांस्टेंट पूछ रहा है। देखो ध्यान रखना करेक्टर कांस्टेंट पूछ रहा है, इसका मतलब सिंगल करेक्टर कांस्टेंट वैलिड कौन सा है। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो वैलिड नहीं है भाई, यहाँ पे 2 करेक्टर है, यहाँ पे 3 करेक्टर है, यहाँ पे 3 करेक्टर है, तो वैलिड नहीं है, ये वैलिड है। तो ए राइट आंसर। देखो यहाँ पे जो सिंबल है, देखो यहाँ पे जो सिंबल है ये आपका क्या है, और का सिंबल है, ये आपका क्या है, और का सिंबल है, जो कि एक सिंगल करेक्टर है। ध्यान रखना एक सिंगल करेक्टर होता है, ये क्या है, एक सिंगल करेक्टर है। ठीक है, तो वैलिड कौन सा है यहाँ पे, ए वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ए यहाँ पे क्या है, वैलिड है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो कह रहा है द कीवर्ड फ्रेंड डज नॉट अपीयर इन। देखो जो आपका कीवर्ड जो फ्रेंड होता है वो कहाँ अपीयर नहीं होता है। ठीक है, तो भाई आपका जो फ्रेंड कीवर्ड होता है वो कहाँ पे अपीयर नहीं होता है, द क्लास अलाउ एक्सेस टू द अनदर क्लास अपीयर होता है वो, तो द क्लास डिजायरिंग एक्सेस टू द अनदर क्लास यहाँ भी अपीयर होता है। द प्राइवेट सेक्शन ऑफ द क्लास, बिल्कुल सही बात है कि आपके क्लास के प्राइवेट सेक्शन में अपीयर नहीं होता है कौन, आपका जो फ्रेंड कीवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारा का सारा सॉल्यूशन आपको देखना इस टाइप से है कि जो क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होते हैं उनके कंसेप्ट को आपको चेक करना है। ठीक है, बुक्स के अंदर मॉडल पेपर के अंदर कुछ सिली मिस्टेक है, तो प्लीज़ उस सिली मिस्टेक के लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बता सकते हैं। जो सिली मिस्टेक है उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे जब सॉल्यूशन करवाता हूँ तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई बाय चांस सिली मिस्टेक आप भी गई है बुक्स में, क्योंकि यहाँ पे आप सोचोगे ये सारी की सारी बुक है, ये मैंने खुद ने यहाँ पे लिखी है, तो खुद के द्वारा राइट की गई है, तो यहाँ पे मेरे अकेले के द्वारा काम किया गया था,
तो यहाँ पे बाई चांस कोई मिस्टेक रह भी गई है उसमें, तो उसके लिए आप सेपरेट मुझे मैसेज करके बता दीजिए, या फिर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन देता हूँ उस टाइम भी आपके सोल्व करवा देता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। और साथ में आपको ध्यान रखना है, आपको इस एग्जाम के लिए एक कंटिन्यूसली रूटीन में मेहनत करनी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। ये मैं लिख के दूंगा, आपका 100% सिलेक्शन होना ही है। देखो सिलेक्शन होने के लिए सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आपको स्टडी का रूटीन कंटिन्यू रखना है बस, और नथिंग, और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपकी स्टडी है उसका रूटीन आपको कंटिन्यू रखना है टिल एग्जाम तक। ओके, थैंक यू सो मच।